नमस्कार गाइस, वेलकम बैक। सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और सभी को प्यार भरा जय हिंद, नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। तो हर रोज़ की तरह फिर से एक बार जो अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम, जो कि जुलाई मंथ का है, जिसमें से हमने पहले का वीडियो देखा है, उसमें फर्स्ट और सेकंड, जिसमें से हमने पहले जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे घटना पे चर्चा की थी, उसके बाद राष्ट्रीय घटना पे चर्चा कर चुके हैं। अब जो 3 नंबर अपना टॉपिक आता है वो आपको दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। 3 नंबर जो टॉपिक अपना वो कौन सा है? अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। ये 3 नंबर टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे। जो इस प्रकार से थोड़ी सी क्षमा यातना भी चाहेंगे साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। तो चलिए एक एक करके हेडलाइन को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडलाइन दिया गया है उस पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण। 10 संचार उपग्रहों को NSIL को हस्तांतरित करने की मंजूरी। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अंतरिक्ष यात्री दल को भेजा। 2023 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। चीन द्वारा चंद्रमा का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया गया। चीन ने लॉन्च किए 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इस प्रकार से अभी इन हेडलाइंस को भी चर्चा कर लेते हैं इन पे। दक्षिण कोरिया ने किया पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण। चीन अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। चीन द्वारा आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान का जलावतरण। भारत ने किया पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण। INS गोमती सेवामुक्त। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। तो अब एक एक कर सभी क्वेश्चनों को अध्ययन करते हैं और इन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन जो जिस पे चर्चा करते हैं, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण। अभी हेडलाइटिंग पे देखा था, तो थोड़ी सी चर्चा इसरो पे करते हैं। इस प्रकार से इसरो है जो लिखा जाता है और इसरो का जो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आई, तो इस आई से बनता है इंडियन, इस एस से बनता है स्पेस, और आर से बनता है रिसर्च, और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अपना बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बेंगलुरु में है। किसका? इसरो का। इसरो का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और ये बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। चलिए ठीक है। अगर हम और देखें कि सर इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, अगर इसरो की स्थापना के बारे में जाने तो इसकी जो स्थापना होती है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। अगर इसके अध्यक्ष देखें तो इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथन है। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। कौन? किसके? इसरो के। तो अब जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा वापस चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इसरो ने संचार उपग्रह, क्या है? उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण किया है। अब आपको जानना है कि GSAT-24 का क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसको हिंदी में कहा जाता है, इसरो को हिंदी में क्या कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT का कोरू, फ्रेंच गुआना, ये
दक्षिण अमेरिका के कुछ शहर हैं से 23 जून 2022 को सफल परीक्षण किया है इन्होंने। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। G24 का किसने किया है? इसरो ने किया है। इतना ही पूछ सकता है ज़्यादातर, थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं इसके बारे में। GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट द्वारा उसकी निर्धारित भू-स्थैतिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह 24Q बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन ये आपको दिखाई दे रहा है 4180 किलो है। उपग्रह ये DTH आवेदन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। डायरेक्ट टू होम सेवा देने वाली कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। और इसमें देखें हम तो NSIL ने टाटा प्ले को यह क्षमता लीज कर दी है। विशेष देखें तो फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए मलेशिया ऑपरेटर IMSAT के लिए IMSAT 3D उपग्रह को भी उनकी निर्धारित कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। कुछ एक इस प्रकार से है कि कर्नाटक में अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन, इसरो के बारे में अभी चर्चा की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके डॉक्टर जो अध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर सोमनाथन, जो कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एयरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज और अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन 1 जून 2022 को किया गया है। अगर हम देखें कि यह नई तकनीक आधुनिक अंतरिक्ष यान सुविधा एक साथ 4 बड़े अंतरिक्ष यान के संयोजन और परीक्षण का संचालन कर सकती है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे एकल मॉड्यूल संरचना से 3 मॉड्यूल वाली एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला में विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य जो मॉड्यूल वो है वो 93 और 2 प्रयोगशाला मॉड्यूल वेंटियन और मैग्टियन होंगे। अगर विशेष की चर्चा करें तो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल अप्रैल 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके तैयार हो जाने के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ये देखिए, एकमात्र देश बन जाएगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों की एक सहयोगी परियोजना है, यानी कई देशों से मिलकर एक स्टेशन है, लेकिन एकमात्र जो देश है वो चीन बनने जा रहा है। 2023 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। कब किया जाएगा? 2023 में। अब कौन सा सन चल रहा है? 2022। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 8 जून 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार देखें तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन है वो गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान का कार्यक्रम या उद्देश्य की बात करें तो ये भारतीय प्रक्षेपण यान के माध्यम से मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। क्या? गगनयान जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रक्षेपण के साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीन द्वारा चंद्रमा का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया गया, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल एग्जाम में, बहुत देखने को मिल रहे हैं। चीन द्वारा चंद्रमा का विश्व का सबसे विस्तृत यानी बड़ा नक्शा जारी किया गया है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। किसका? चंद्रमा का विश्व का सबसे बड़ा नक्शा जारी किया गया है। चीन की स्पेस एजेंसी CSNA द्वारा चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा नक्शा जारी किया गया है। किसकी जो एजेंसी है वो कौन किसकी? चीन की है, जिसका नाम है CSNA। चीन ने चांद का जो नक्शा तैयार किया है उसका केवल स्केल ये आपके सामने 1:25 और आपको आगे 0 दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अगर
बताऊं तो 5 जीरो मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस नक्शे में चंद्रमा के सभी कैरेक्टर्स और आकृतियों को उनकी स्टिक लोकेशन के साथ शामिल किया गया है। चीन द्वारा बनाए गए नक्शे में 12,341 इम्पैक्ट क्रेटर यानी वो गड्ढे जो एड्रॉइड या उल्कापिंड की टक्कर से बनी हैं। इसके अलावा मानचित्र में 81 इम्पैक्ट बेसिन और 17 प्रकार के पत्थरों और 14 प्रकार की संरचनाओं को भी देखा गया है। लाभ की बात करें, चीन को क्या लाभ हुआ है इसके बारे में चर्चा करें तो इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक भविष्य की चंद्रमा का बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और चांद पर जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, रोवर्स, लैंडर्स, इन उपग्रहों की सतह पर उतरने को भी मददें मिलेंगी। इससे पहले अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के इंट्रो जियोलॉजी साइंस ने 1:5000 स्केल पर वर्ष 2020 में चांद का नक्शा बनाया। इस काम में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और लूनर प्लेटनरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मदद की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह प्रश्न है अपना कि चीन ने लॉन्च किए 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। किसने किए? चीन ने। चीन बहुत कार्य कर रहा है अंतरिक्ष में, तो चीन बहुत आगे है अंतरिक्ष में आप अपने भारत से, ये भी आपको अंदाजा हो गया होगा क्योंकि अभी चीन ही चर्चा में रहा है इसके अंतरिक्ष के मामले में। तो चीन ने लॉन्च किए 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब चीन ने 3 जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो सिचुआन प्रांत स्थित जियोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, से लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा 23 जून 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन द्वारा जो प्रक्षेपित उक्त उपग्रहों को याओगन 35 फैमिलीज के दूसरे बेंच के रूप में भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये इतना है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले स्वदेशी की बात की गई यहाँ पे। तो दक्षिण कोरिया, क्षमा चाहेंगे, दक्षिण कोरिया ने किया सबसे पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले अंतरिक्ष रॉकेट को दक्षिणी कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में 21 जून 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। न्यूरी, अब ये क्या है न्यूरी, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखिए नूरी जो आपको दिखाई दे रहा है, नूरी, ये देखिए यहाँ पे नूरी, ये क्या है नूरी? नूरी नामक एक रॉकेट, ये क्या है? एक रॉकेट है नूरी जो दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। क्या है? पहला रॉकेट है। 47 मीटर लंबे 3 चरणों वाले में नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी एक प्रक्षेपण उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करने में विफल रहा था। इस रॉकेट को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर के बीच कक्षा में 1.5 टन के पेलोड को जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये था। इससे जो प्रक्षेपण से दक्षिण कोरिया है वो अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। चीन अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। ये देखिए चीन का कितना एडवांस है चीन इस मामले में, देखिए अंतरिक्ष के मामले में आप सोच सकते हो। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। देखिए चीन अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। अंतरिक्ष में जो चीन बना रहा है अपना सौर ऊर्जा संयंत्र, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजने की तैयारी के उद्देश्य से क्या करेगा कि बिजली भेजने की तैयारी के उद्देश्य से चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पे सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। भी चीन देख लीजिए एडवांस, कितना एडवांस है। क्या करेगा चीन कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर, अंतरिक्ष से, ध्यान से देखिए एक एक लाइन को, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजने की तैयारी कर रहा है कौन? चीन। अब देखिए यदि चीन
अपने इस मिशन में सफल होता है तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश होगा। कौन सा देश होगा? विश्व का पहला देश होगा। कौन? चीन। चीन ने पहले वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी, किंतु बाद में ये योजना के अनुसार उसने क्या किया, प्रोजेक्ट का जो पहला चरण था वो 2 चरण वर्ष यानी 2028 में शुरू किया जाएगा। चाइनीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में योजना के संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर से बदलेगा और एनर्जी बीम को पृथ्वी पर अलग अलग जगहों और गतिमान सैटेलाइट तक भेजेगा। यह प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। काम पूरा हो जाने के बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजी जा सकेगी और इसमें जो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का उपयोग भी किया जाएगा। ये कुछ एक महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। क्या इसमें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा निर्मित इस मिसाइल का निर्माण प्रक्रिया वर्ष 1983 में शुरू की गई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई। इसे प्रोजेक्ट डेवलिंग के तहत बनाया गया है। पृथ्वी 1 भारतीय थल सेना के लिए, पृथ्वी 2 भारतीय वायुसेना के लिए और पृथ्वी 3 एवं नौसेना के लिए बनाया गया है। INS गोमती सेवा मुक्त, ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं जानकारी। अगर बात करें हम INS गोमती सेवा मुक्त के बारे में, तो ये गोदावरी श्रेणी के जो निर्देशित मिसाइल है पोत है वो INS गोमती को यानी 34 वर्ष की सेवा के बाद नौसेना से मुक्त कर दिया गया है। ऑपरेशन कैक्ट्स, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रेनबो में शामिल हो रहे इस पोत को जो नौसैन्य डॉकयार्ड है वो 28 मई 2022 को सेवा मुक्त कर दिए गए हैं गोमती के अनुसार, INS गोमती के अनुसार। इसमें कुछ ये इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल अभ्यास किया। अब यह अभ्यास कहाँ किया गया है? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया है। कब? जून को, 6 जून को। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहो तो इसका जो वजन है वो 17 टन है, 20 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है। ये इतना जो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या दे रखा है? इसरो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैंने डाला था इसरो के बारे में जो आपको बता दिया है। और एक जीके के लिए मैंने प्रयास किया है, साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ एक जीके ट्रिक या फिर थोड़ा सा जीके साथ में इंक्लूड करा ताकि साथ साथ में याद हो। तो आज जो हमने जीके ट्रिक डाला है वो है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, यानी गंगा नदी की सहायक नदियाँ आपको याद करनी है जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप याद करना चाहो तो इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को क्या चाहिए? राम सा कंगन चाहिए। और यह से बनता है यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, को से कोसी, रा से राम, गंगा, मैं से महानंदा और सा से शारदा जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का दिन मंगलम रहे, सभी खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।